नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में किसको कितना हुआ नुकसान? आर्मेनिया अजरबैजान की जंग क्यों है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? आर्मेनिया ने क्यों दी टर्की को चेतावनी और अजरबैजान की मदद कैसे कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश का फिलहाल असर नहीं दिख रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने शांति वार्ता से इनकार किया है। दोनों ही देश एक दूसरे को जंग के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। जंग में आर्मेनिया के 700 से ज्यादा जवान और 500 से ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं। आर्मेनिया के 19 गांव पर अजरबैजान ने कब्जा किया है। आर्मेनिया के जवाबी हमले में अजरबैजान को भी भारी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया ने जवाबी हमले में अजरबैजान के 50 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर और 29 अटैक तबाह कर दिए। जंग में अजरबैजान के 110 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ जंग में तुर्की पर सीधे अजरबैजान का साथ देने का आरोप लगाया है। आर्मेनिया का कहना है कि तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने आर्मेनिया के Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया। आर्मेनिया का कहना है कि इस हमले में उसके पायलट की जान चली गई। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। तुर्की का कहना है कि जंग के लिए पूरी तरह आर्मेनिया ही जिम्मेदार है। तुर्की ने कहा कि जब तक आर्मेनिया कब्जा किए गए इलाकों को खाली नहीं करता, शांति नहीं हो सकती। आर्मेनिया ने कहा कि अगर तुर्की ने उसकी सेना के खिलाफ F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वो रूस में बने बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करेगा। आर्मेनिया ने कहा कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के मैदान से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। रूस आर्मेनिया की अब खुलकर मदद कर रहा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। रूस ने आर्मेनिया की मदद के लिए ईरान के अंजली पोर्ट से हथियारों की नई खेप आर्मेनिया भेजी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद कर रही है। ISI आतंकियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए $1500 से $2000 प्रतिदिन की सैलरी दे रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में जमकर पोस्ट किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अजरबैजान और आर्मेनिया से जंग खत्म करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने अजरबैजान और आर्मेनिया के PM से बात की। दूसरे देशों ने भी अजरबैजान और आर्मेनिया से शांति की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। चीन की सेना के नए प्रोपेगेंडा वीडियो में क्या है? सैटेलाइट के जरिए चीन अब किसकी जासूसी कर रहा है? भारत के 6 राइफल खरीदने के फैसले पर चीन ने क्या कहा? LAC पर हर हलचल की खबर देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन एट LAC। चीन की सेना का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में PLA के सैनिक भारी हथियारों के साथ ड्रिल करते नजर आ रहे हैं। चीन अपने सैनिकों के वॉर ड्रिल के जरिए अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश पहले भी करता रहा है। चीन के जासूसी सैटेलाइट ने स्पेस से पहली तस्वीर भेजी है। इस सैटेलाइट के जरिए चीन आसमान से अपने दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। हालांकि चीन ने सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त कहा था कि सैटेलाइट का इस्तेमाल खेती और पर्यावरण के लिए किया जाएगा। भारत से डरा चीन अब भारत की युद्ध तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। चीन का कहना है कि भारत अमेरिका से जो 72,006 और राइफल खरीदने जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन ने कहा कि भारत के फैसले से साफ है कि वो LAC पर विवाद सुलझाने में यकीन नहीं रखता। क्वाड देशों की सक्रियता के कारण LAC पर चीन अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। 6 अक्टूबर को टोक्यो में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्वाड के चारों विदेश मंत्री चीन के खिलाफ साझा रणनीति बनाएंगे। क्वाड की बैठक से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने क्वाड को षड्यंत्रकारियों का दल करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया कि आखिर किस तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए क्वाड की बैठक हो रही है। चीन ने कहा कि विशेष समूह बनाने की जगह बहुपक्षीय सहयोग की बात होनी चाहिए। एक बार फिर लद्दाख पर चीन का बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान आया है। विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि चीन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश नहीं मानता। भारत ने गलत तरीके से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है। चीन ने लद्दाख में सैन्य निर्माण कार्यों का भी विरोध किया है। भारत ने LAC को लेकर चीन के दावे को खारिज किया है। भारत ने सख्त लहजे में कहा कि 1959 में चीन की तरफ से एक तरफा तौर पर तय LAC को वो नहीं मानता। भारत ने कहा कि 1993 के बाद ऐसे कई समझौते हुए जिसका मकसद अंतिम समझौते तक सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखना था।
भारत ने एलएसी पर चीन के खिलाफ अपनी ताकत को और मजबूत किया है। भारत एलएसी पर 283 किलोमीटर सड़क बना रहा है। इसके साथ ही सेना की पहुंच आसान बनाने के लिए कई पुल भी बनाए जा रहे हैं। ये निर्माण लद्दाख में उस इलाके में हो रहा है जहां भारतीय सेना की चीन के सैनिकों से भिड़ंत हुई थी। चीन तिब्बत में धर्म के सहारे पैठ बनाने की साजिश रच रहा है। चीन तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा के खिलाफ पंचेन लामा का कार्ड खेलने की तैयारी में है। तिब्बत में लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और दलाई लामा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। चीन पंचेन लाम के जरिए तिब्बत में दलाई लामा के असर को कम करना चाहता है। तो वहीं पाकिस्तान क्यों एलओसी पर बार बार तोड़ रहा है सीज फायर? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का क्या है? चीन की सेना ने अब कहां लाइव फायर ड्रिल की? देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की। बीएसएफ ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन से विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी लगातार एलओसी पर सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक की नई साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मददगार पाकिस्तान आतंकियों को हथियार के साथ नशे का सामान भी मुहैया करा रहा है। आतंकी नारकोटिक से आ रहे पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर पाकिस्तान के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पीओके के नेताओं ने खुलासा किया कि गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में उम्मीदवार चुनने का काम आईएसआई और पाकिस्तान की सेना कर रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दल पहले ही चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने पर एक बार फिर भारत ने जबरदस्त विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान की हिमाकत उकसाने वाली है। ताइवान से बढ़ते विवाद के बीच अब चीन ने साउथ चाइना सी में लाइव फायर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन ने इस पूरे इलाके को नो जोन घोषित कर दिया है। चीन का कहना है कि वो अपनी सेना की क्षमता की ताकत दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहा है। कोरोना के बाद चीन का एक और वायरस तबाही ला सकता है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने चीन के इस नए वायरस को लेकर आगाह किया है। इस वायरस का नाम कैट क्यू वायरस है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन और वियतनाम में इस वायरस से हजारों लोग बीमार पड़े हैं। चीन के मालदीव में बढ़ते दखल को देखते हुए भारत लगातार मालदीव को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत भारतीय नेवी का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव पहुंचा। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के कमांड में ये एयरक्राफ्ट काम करेगा। ताइवान ने चीन के खिलाफ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ताइवान की रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का आखिरी सिपाही भी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। 2 दिन पहले ताइवान की सेना ने लाइव फायर ड्रिल कर अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। अमेरिकी सेना की ड्रोन फ्लीट ने कैलिफोर्निया में आइलैंड असॉल्ट एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में शामिल अमेरिकी सेना के जवानों की यूनिफॉर्म के बैचेस में चीन का मैप लगा हुआ था। ड्रोन फ्लीट के यूनिफॉर्म में चीन के मैप को चीन ने अमेरिका का उकसावा करार दिया है। बाबरी विध्वंस विवाद में आज 28 साल बाद अहम फैसला आना है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज केस में आरोपियों की किस्मत का फैसला करेगी। बाबरी विध्वंस से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 बाबरी का फैसला। बाबरी विध्वंस केस को लेकर लखनऊ की विशेष सीबीआई की अदालत आज फैसला सुनाएगी। मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कई बड़े नेता आरोपी हैं। हाई प्रोफाइल केस के फैसले के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबरी केस के फैसले को लेकर अयोध्या में जिला प्रशासन भी अलर्ट है और पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या में सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात की गई है। पूरे दिन बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल और धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बाबरी विध्वंस केस में 49 में से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। फैसले के दिन कोर्ट ने सभी को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। वहीं पूरे केस में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 351 गवाह और लगभग 600 दस्तावेज पेश किए। बाबरी विध्वंस केस में विशेष सीबीआई अदालत के सामने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पेश नहीं होंगे। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कारणों के चलते दोनों नेताओं ने लखनऊ नहीं जाने का फैसला किया है, लेकिन दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में उपस्थित हो सकते हैं। बीजेपी नेता उमा भारती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो आने वाले फैसले का सम्मान करेंगी और अगर वो दोषी ठहराई जाती हैं तो वो जमानत नहीं लेंगी। उमा भारती ने कहा कि अदालत का हर फैसला मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा। उमा भारती को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। बाबरी विध्वंस फैसले से पहले फैजाबाद से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि 6 दिसंबर को जो हुआ वो प्रभु की इच्छा थी और देश के समाज की भी इच्छा थी। मैं तो कार सेवकों की खातेदारी में लगा था। आरोपियों की लिस्ट में मेरा नाम तब की कांग्रेस सरकार ने डलवाया था।
बाबरी विध्वंस के आरोपी और शिवसेना के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संतोष दुबे ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने सिर्फ राम काज किया है। अदालत उन्हें अगर मृत्युदंड भी देती है तो उसे भी वो स्वीकार करेंगे। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई के विशेष जज एसके यादव की कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। बचाव पक्ष की ओर से वकील मृदुल राकेश ने अदालत में मौजूद रहकर बहस पूरी की, जबकि दूसरे आरोपी आर.एन. श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता आई.बी. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लिखित दलीलें दायर करने की अनुमति मांगने वाले 2 अभियोजन पक्ष गवाहों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि वो मामले में पीड़ित नहीं थे। उत्तर प्रदेश की हाथरस में क्यों हो रहा है हंगामा? हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश में कहां-कहां हुआ प्रोटेस्ट? बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी को क्या नई जानकारी मिली है? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने गैंगरेप पीड़ित के शव का परिजनों की गैर मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार कर दिया। रात करीब 2:40 पर बिना किसी रीति रिवाज के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। इससे पहले हाथरस में पीड़ित का शव गांव पहुंचने के बाद प्रशासन के परिवार को शव न सौंपे जाने को लेकर गुस्सा देखा गया। परिजनों ने एम्बुलेंस के सामने लेटकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प भी हुई। परिजनों ने पुलिस पर उन्हें धमकाने का भी आरोप लगाया। यूपी के हाथरस की बेटी के साथ हुई हैवानियत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग भी रखी। इसके अलावा आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की गई है। हाथरस मामले को लेकर बॉलीवुड ने भी अपने गुस्से का इजहार किया। अक्षय कुमार ने कहा कि ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी और दोषियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया कि ये जरूर बंद होना चाहिए और ये घृणा से परे है। क्रिकेटर विराट कोहली ने गैंगरेप को क्रूरता की हदें पार करने वाला बताते हुए पीड़िता के साथ न्याय की उम्मीद जताई। मुंबई की एक अदालत ने इंडोनेशिया के 12 नागरिकों को आपराधिक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। इन सभी पर आरोप था कि दिल्ली में मार्च में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया था। इन्होंने कार्यक्रम के बाद मुंबई की यात्रा की थी और इन्हें यहां संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उपराष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक नायडू का रूटीन कोरोना टेस्ट हुआ तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। फिलहाल उपराष्ट्रपति होम क्वारंटीन में हैं। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी हीरोइनों के बाद अब बॉलीवुड के एक्टर्स पर भी शिकंजा कस सकती है। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के 3 ऐसे एक्टर जिनके नाम का पहला अक्षर एस, आर और ए से शुरू होता है, एनसीबी अगले कुछ दिनों में समन भेजकर इनसे पूछताछ कर सकती है। कोरोना काल में गरीबों की मदद करने के बाद मशहूर हुए एक्टर सोनू सूद को प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा जाएगा। सोनू को यह अवार्ड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक वर्चुअल सेरेमनी में दिया जाएगा। सोनू इसके बाद एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम और लियोनार्डो डिकैप्रियो की लीग में शामिल हो गए हैं। टी20 लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर इस सीजन की पहली जीत अपने नाम कर ली। सनराइजर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेट गंवाकर 147 रन ही बना सकी। और अब देखेंगे यूपी बिहार की खबरें। बिहार में अब कौन सा नया मोर्चा बना है? एलजेपी को लेकर क्यों है असमंजस? आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर कहां फंसा हुआ है पेच? यूपी में किस बाहुबली पर चला प्रशासन का बुलडोजर? यूपी बिहार से जुड़ी हर खबर देखिए टॉप 9 यूपी बिहार। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने बीएसपी से गठबंधन किया है। आरएलएसपी और बीएसपी ने दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नया मोर्चा बिहार में नया विकल्प पेश करेगा। बीएसपी ने कहा कि अगर बिहार में गठबंधन जीता तो उपेंद्र कुशवाहा सीएम होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। एलजेपी को लेकर एनडीए में भी कंफ्यूजन बरकरार है। वहीं एनडीए में बीजेपी और जदयू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक 30 सितंबर को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान थम नहीं रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर मंजूर नहीं है। आज दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बिहार में सीट बंटवारे का विवाद सुलझाने के लिए आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में मदन मोहन झा पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक ये टीम बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम पटना और गया में बैठक करेगी। आज चुनाव आयोग की टीम पुलिस अधिकारियों समेत राजनीतिक दलों से बात करेगी। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सोनभद्र एमएलसी रामलली मिश्रा और उनके कारोबारी बेटे के खिलाफ कुर्की की नोटिस चस्पा किया गया। रामलली मिश्रा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है। रामलली मिश्रा के खिलाफ उनके ही एक रिश्तेदार ने मकान और फर्म कब्जा करने की एफआईआर दर्ज कराई है। केस दर्ज होने के बाद एमएलसी और उनका बेटा फरार है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। प्रशासन ने अतीक के करीबी रहे कम्मो और जाबिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। वहीं प्रॉपर्टी डीलर राशिद के अवैध निर्माण को भी ढहा दिया। अतीक के करीबियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान इमारतें बनवा रखी थीं। लखनऊ के विशेष सीबीआई की अदालत आज बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी। फैसले को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन ने वकीलों से अनुरोध किया है कि वो सीबीआई की विशेष अदालत परिसर में जाने से परहेज करें। बार एसोसिएशन ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी वकील बेहद जरूरी काम होने पर ही सीबीआई कोर्ट में जाएं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाश फहीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 88 गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान फहीमुद्दीन अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका तो उसने फायरिंग कर दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत अरसे से पुलिस फहीमुद्दीन को तलाश कर रही थी। आग की लपटों ने कहां तबाही बचाई। इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने के मामले में अब किसकी गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में गुर्जर क्यों है नाराज। अन्य राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 अन्य राज्य। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्लास्टिक दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री थी, जबकि ऊपर की मंजिल पर 22 मजदूर रहते थे। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी मजदूर बिल्डिंग से बाहर निकल गए। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की काशीपुर में पुरानी सब्जी मंडी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 1 दर्जन से भी ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। फायर ब्रिगेड ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडी में आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। दिल्ली के इंडिया गेट पर कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर जलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 4 और नेताओं को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कृषि बिल के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया था। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सौम्या ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत सौंपे। किरीट ने दोनों पर अवैध तरीके से सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब बीएमसी ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। मुंबई में बिना मास्क पकड़े जाने पर अब 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मुंबई में बेस्ट की बसों, टैक्सी और ऑटो में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर फिर एक बार आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकार को दिया गया समय अब खत्म हो चुका है, लिहाजा अपनी मांग के समर्थन में वो फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा को पत्नी से मारपीट मामले के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है और उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया। पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एंटी रोमियो सेल की एक महिला सिपाही ने अपने ही सीनियर पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि एसएचओ ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। समंदर का सिकंदर आईएनएस विराट गुजरात के अलंग पहुंचा, जहां इसके रिसाइकलिंग की तैयारी की जा रही है। नौसेना में 30 साल तक सेवा देने के बाद विराट को संग्रहालय में तब्दील करने की मांग की गई थी, लेकिन विशेषज्ञों की राय के बाद ये मांग टाल दी गई। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,